Hi guys, today we will start new chapter number 3rd, pair of linear equations of two variable. Now तो पहले हम ये समझते हैं कि linear equation किसे बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम समझेंगे variables and उनका pair. Now हमने क्लास 9th में 3 टाइप्स ऑफ इक्वेशन पढ़ी थी, linear, quadratic और cubic. Now तो linear equation किसे कहते हैं हम, कि जब भी किसी इक्वेशन की डिग्री 1 हो, मतलब उसमें जो पावर लगी है वो 1 हो। फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 2। आप देखेंगे यहाँ पर दो वेरिएबल है x और y, इन दोनों में अगर देखा जाए तो पावर क्या है 1, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन होगी एक लीनियर इक्वेशन है। देन सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उसमें क्या होता है कि पावर 2 होती है, ठीक है। इसमें अगर हम पावर 2 लगा दें किसी वेरिएबल की तो ये इक्वेशन हो जाएगी क्वाड्रेटिक। और क्यूबिक में क्या होता था कि यहाँ पे पावर 3 होती थी, किसी भी वेरिएबल की पावर 3 कर देंगे तो जो इक्वेशन है ये क्यूबिक हो जाएगी। ना तो हमें यहाँ पर चैप्टर 3rd में सिर्फ लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ना है, मतलब ऐसी इक्वेशन जिसकी पावर 1 है, ठीक है ना। और इसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं क्योंकि जब हम इसे ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पर एक लाइन मिलती है हमें, इसलिए इसे लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, इसी को मैं ड्रॉ करके बताता हूँ। क्या लिखा है, x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो इसे हम ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। देखिए x माइनस वाई इक्वल टू 2, ठीक है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, जब हमने इसको ड्रॉ किया x माइनस वाई इक्वल टू 2 को, तो देखिए 2 और 2 से होके जा रही है और एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। आपको दिख रही होगी यहाँ पर ग्राफ में कि एक स्ट्रेट लाइन है। और एक इक्वेशन मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। देखिए 2x माइनस 3y इक्वल टू 5, ठीक है। ये भी क्लियर इक्वेशन है। आप देखेंगे यहाँ पर कि ग्राफ में आपको दिख रहा होगा ब्लू कलर की लाइन में, यहाँ भी एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, क्योंकि हम जब भी इसे ड्रॉ करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक है। नाउ आपको मैंने क्यूबिक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बताया। अगर हम इसमें स्क्वायर या क्यूब लगा देंगे तो वो इक्वेशन क्यूबिक हो जाएगी और वहाँ पर इस टाइप की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं होगी, वहाँ पर जो ड्रॉ होगा एक कर्व ड्रॉ होगा, ठीक है। आपको बताता हूँ मैं उसको भी, इसे मैं हटाता हूँ। देखिए इक्वेशन नंबर 1 में मैं यहाँ पर स्क्वायर लगा के बताता हूँ आपको, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 2 कर दिया है ना। अब देखिए यहाँ पर एक क्या बन गया है, एक कर्व बन गया है, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इक्वेशन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 2 किया तो यहाँ पर एक कर्व बन गया, वो स्ट्रेट लाइन से हट गया है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब पावर 1 होती है तो वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ होती है, और जब यहाँ पर किसी इक्वेशन में पावर 2 होती है तो यहाँ पर कर्व ड्रॉ होता है, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब भी इसमें पावर 1 होगी तो एक लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है ना। अब आपको ये समझ में आ गया कि लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं वेरिएबल्स की ना। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 3rd में आपको क्या दिया हुआ है, 2 वेरिएबल्स हमें यूज़ करना है ना। तो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर 3 इक्वेशन लिए, तीनों में मैंने 2 वेरिएबल ही लिए हैं। इस टाइप की इक्वेशन भी होती है जिसमें x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2 हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे कितने वेरिएबल है, एक x हो गया, एक y हो गया और एक z हो गया। यहाँ पर 3 वेरिएबल है, लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ 2 वेरिएबल पर ही वर्क करना है, ठीक है। तो इस टाइप की लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, या हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं ax प्लस बी वाई माइनस सी इक्वल टू 0, ठीक है। इस टाइप के इक्वेशन पे हमें यहाँ पर वर्क करना है। यहाँ पर सिर्फ 2 वेरिएबल होंगे, यहाँ पर x और y दोनों वेरिएबल है, a और b 2 कोफिशिएंट है और c यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि यहाँ पर पेयर क्यों लिखा है। तो पेयर इसलिए बोला हुआ है कि जो चैप्टर 3rd में हमें यहाँ पर वर्क करना है, वहाँ पर 2 इक्वेशन पे वर्क करना है, ठीक है, और उनका सॉल्यूशन फाइंड करना है। मतलब जो जनरल फॉर्म होता है इन इक्वेशन का, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 ना। हमें यहाँ पर 2 इक्वेशंस पे वर्क करना है, इसलिए आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि पेयर, ठीक है। इन 2 इक्वेशंस को हमको सॉल्व करना है और x और y के यहाँ पर हमेशा वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, इनके सॉल्यूशन फाइंड करना है। इसलिए हमें यहाँ पर दिया हुआ है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ 2 वेरिएबल ना। तो आपको टॉपिक का मतलब समझ में आ गया होगा कि हमें यहाँ पर किस टाइप से वर्क करना है ना। क्लास 9th में हमने ये भी पढ़ा था कि जब भी 2 लाइन्स किसी प्लेन में होती है तो वहाँ पर 3 कंडीशंस होती है, या तो वो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, या वो लाइन पैरेलल होगी, या वो लाइन एक दूसरे को ओवरलैप करेगी, मतलब वो कोइंसिडेंट होगी, एक के ऊपर जस्ट एक लाइन होगी, ठीक है ना। तो जब भी वो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो वहाँ पर क्या होता है, 1 सॉल्यूशन होता है। आपको दिख रहा है कि 2 लाइन एक ही पॉइंट पे कट कर रही है तो यहाँ पर सॉल्यूशन होगा और x और y की वैल्यू होगी। जब दोनों लाइन पैरेलल होगी तो ये कभी नहीं मिलेगी किसी ग्राफ पे,
तो यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और जब कोई लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगी, मतलब कोइंसिडेंट होगी, यहाँ पर इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि जो भी पॉइंट पहली वाली लाइन पे होंगे वही पॉइंट दूसरी वाली लाइन पे भी होंगे, तो यहाँ पर इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, यहाँ पर ओनली वन सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। ना तो ये हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं कि लीनियर इक्वेशंस की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, रियल लाइफ में हम इसका कहाँ पर यूज़ करते हैं ना। तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मार्केट में आप गए और किसी शॉप पर 2 पर्सन्स है, ठीक है, पर्सन 1 एंड पर्सन 2, ठीक है, कोई सामान लेना है इन्हें, तो हम यहाँ पर सामान ले लेते हैं पेन और पेंसिल, ठीक है, पेन एंड पेंसिल, ठीक है ना। पर्सन 1 ने कुछ पेन और पेंसिल खरीदी, हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि पर्सन 1 ने यहाँ पर 5 पेन और 7 पेंसिल्स मान लो खरीदी है। कितने रुपीज़ में? 50 रुपीज़ हम मान लेते हैं कि उन्होंने जो पेन और पेंसिल खरीदी 50 रुपीज़ में खरीदी ना। पर्सन 2 ने 7 पेन और 5 पेंसिल खरीदी है और उन्होंने दिया हुआ है यहाँ पर 46 रुपीज़ ना। तो हमें यहाँ पर बताना है कि एक पेन और पेंसिल कितने की है। तो इसको सॉल्व करने के लिए कई मेथड्स हो सकती है, लेकिन इसे हम लीनियर इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा। ठीक है, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर कि पर्सन 1 ने 5 पेन और 7 पेंसिल 50 रुपीज़ में खरीदी और पर्सन 2 ने 7 पेन और 5 पेंसिल 46 रुपये में खरीदी, लेकिन हमें 1 पेन और 1 पेंसिल का प्राइस यहाँ पर नहीं पता है। ठीक है ना, तो हम इसे मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। हम ये मान लेते हैं कि जो पेन है 1 पेन की जो कॉस्ट है वो x रुपीज़ है और 1 पेंसिल की जो कॉस्ट है वो y रुपीज़ है। तो इसे हम इस टाइप से लिख सकते हैं। यहाँ पर कितनी 5 पेन खरीदी उन्होंने, तो 5 में x का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 1 पेन की यहाँ पर कॉस्ट हमने x लिए, तो 5x हो गई 5 पेन की कॉस्ट और 7y हो गई 7 पेंसिल की कॉस्ट। ठीक है, इन दोनों को मिला के टोटल कितना हमने दिया यहाँ पर 50 रुपीज़ दिए पर्सन 1 ने। तो एक इक्वेशन बन गई है, इक्वेशन नंबर 1। देन ऐसे अगर देखे जाए पर्सन 2 ने क्या किया कि 7 पेन खरीदी है, तो 1 पेन की कॉस्ट x है, तो 7 पेन की क्या हो जाएगी 7x प्लस यहाँ पर 5 पेंसिल लिए उन्होंने, तो 5y इक्वल टू कितने रुपीज़ दिए उन्होंने 46। ये होगा इक्वेशन नंबर 2 ना। तो अगर हम यहाँ पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लें तो हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी और हमें ये पता चल जाएगा कि 1 पेन और 1 पेंसिल कितने की आई। तो आप देख रहे हैं कितना सिंपल हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बहुत सारी मेथड्स हैं। एक तो होती है एल्जेब्रिक और एक होती है ग्राफिकल। तो एल्जेब्रिक के अंदर ही 3-4 मेथड है जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और ग्राफिकल मेथड में हम इसे ग्राफ बनाकर भी इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं ना। तो मैं आपको इसका ग्राफ बना के बताता हूँ क्या क्या दिया हुआ इक्वेशन 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। तो देखते हैं हम इसका ग्राफ बना के किस टाइप से इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं ना। फर्स्ट इक्वेशन क्या है 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। ठीक है, तो हो जाएगा 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। ठीक है, एक इक्वेशन ये थी। देन आप देख रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन हमें यहाँ पर मिल रही है ना। सेकंड इक्वेशन देख लेते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारी 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। ठीक है, तो इसे भी हम लिखते हैं यहाँ पर 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। ठीक है ना, दोनों इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिख दिए। अब हम देखेंगे कि ग्राफिकल मेथड का सॉल्यूशन किस टाइप से आता है। तो इसको मैं ज़रा ग्राफ को और छोटा करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ताकि आप देख पाएँ। आप देख रहे हैं यहाँ पर दोनों स्ट्रेट लाइन हमें मिल रही है, इक्वेशन 1 की भी और इक्वेशन 2 की भी। अब ये किसी पॉइंट पे मिल रही है, पहले हम इस पॉइंट को फाइंड करते हैं, पॉइंट क्या है। ठीक है ना, तो आप देख रहे हैं इस पॉइंट क्या है 3 और 5 दिख रहा है आपको। मैं इस पर क्लिक करके बता देता हूँ मैं आपको पॉइंट पे। देखिए जब मैंने पॉइंट पे क्लिक किया पॉइंट ए, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू आ रही है 3 और 5। ठीक है, तो हमारी सॉल्यूशन मिल गई। आपको पता है ग्राफ में जो आगे लिखा होता है उसे हम x की वैल्यू बोलते हैं और जो बाद में लिखा होता है उसे y की वैल्यू बोलते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिली हमें 3 और y की वैल्यू मिली 5। अब हम देखते हैं ये किस टाइप से सही है। ठीक है, x की वैल्यू हमें यहाँ पर मिली ग्राफ में 3 और y की वैल्यू मिली यहाँ पर 5। ठीक है, दिख रहा है आपको ग्राफ में ये a जो पॉइंट मिला है दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये सॉल्यूशन होगा हमारा। ठीक है, ये x के लिए 3 है और y के लिए 5 है। ठीक है, यहाँ पर दिख भी रहा है आपको लेफ्ट साइड में 3 और 5 इनका आंसर आया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये ना। तो x की वैल्यू हमें 3 मिली, मतलब 1 पेन की कॉस्ट हमें क्या मिली 3 रुपीज़ और 1 पेंसिल की कॉस्ट हमें मिली 5 रुपीज़। हम पुट करके देखते हैं इसमें राइट है या रॉन्ग है ना। तो इन्होंने कितनी पेन खरीदी थी 5 पेन और एक पेन की कॉस्ट कितनी मिली 3 रुपीज़। तो 5 3 जा
15 और 7 5 ज़ा 35, ठीक है। हो रहा है 15 + 35 टोटल 50 रुपीज़ हो रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है, ठीक है ना। यहाँ भी चेक कर लेते हैं कि 1 पेन कितने की थी रुपीज़ की, तो 7 × 3 21 और 5 पेंसिल कितने की थी 5 रुपीज़ की, 5 × 5 कितना हुआ 25। इन दोनों को अगर प्लस करेंगे 21 और 25 को तो हमें क्या मिलेगा 46, ठीक है। इसका मतलब हमारा जो सॉल्यूशन है वो करेक्ट है। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमने कितनी आसानी से इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करके इसकी वैल्यू फाइंड कर ली है। यही रियल लाइफ में इसका यूज़ है कि जब भी हमें कोई प्रॉब्लम दी होगी तो हम सबसे पहले उसे इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, देन उसका सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे, ठीक है। इसलिए इसका यूज़ बहुत जगह पे होता है, ठीक है। एक एग्जांपल के थ्रू आपको और बताता हूँ मैं ना। सपोज ये एक बैग है और इसमें कुछ फ्रूट्स रखे हैं, कुछ सेवफल रखे हैं और कुछ ऑरेंज रखे हैं। अब हमें ये नहीं पता है कि इसमें कितने सेवफल रखे हैं और कितने ऑरेंज रखे हैं, लेकिन हमें ये पता है कि इसका टोटल 10 फ्रूट्स इसमें रखे हुए हैं, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं टोटल कितने फ्रूट्स रखे हैं इसमें, टोटल 10 फ्रूट्स इसमें रखे हुए हैं, कुछ सेवफल है और कुछ ऑरेंज है ना। एक कंडीशन तो ये हो गई, और हमें एक कंडीशन ये भी दे रखी है कि जो ऑरेंज है, ऑरेंज इज मोर देन टू एप्पल, ठीक है। हमें ये कंडीशन और दे गई है इसमें कि जो ऑरेंज है वो एप्पल से 2 ज़्यादा है ना। तो यहाँ पर हमें 2 कंडीशन दी हुई है, ठीक है। एक तो हमें पता है कि टोटल 10 है और एक हमें ये पता है कि ऑरेंज है जो एप्पल से 2 ज़्यादा है। तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि इसमें कितने ऑरेंज और कितने एप्पल रखे हैं ना। तो इस कंडीशन को मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इस टोटल को हम किस टाइप से लिखेंगे, हम ये लेट कर लेते हैं कि जो ऑरेंज है वो x है और जो एप्पल है वो y है। ऑरेंज और एप्पल, ठीक है ना। तो इससे हमने लेट करें कि जो ऑरेंज उनका नंबर x है और जो एप्पल्स है उसमें वो y है, ठीक है ना। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन कैसे बनाएंगे हम यहाँ पर, टोटल कितने हैं 10, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं ऑरेंज प्लस एप्पल इक्वल टू टोटल कितने हो गए 10। तो एक इक्वेशन हमें यहाँ पर ये मिल गई, ठीक है। और सेकंड कंडीशन उन्होंने क्या दी है, ऑरेंज जो है वो एप्पल से 2 ज़्यादा है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं ऑरेंज 2 ज़्यादा है किससे, एप्पल से। तो मतलब एप्पल में अगर 2 फ्रूट मिक्स कर दिया जाए तो ऑरेंज और एप्पल दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए हमने इसको मैथमेटिकल लिख लिया कि ऑरेंज जो है वो एप्पल से 2 ज़्यादा है, ठीक है। तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं ऑरेंज को हमने बोला x, वो 2 ज़्यादा है एप्पल से, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरी इक्वेशन में मिल गई x, ये y इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 2। इसे हमने बोला इक्वेशन नंबर 2 ना। तो यहाँ पर 2 इक्वेशन फिर हमें ये मिल चुकी है, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर ले तो हमें ये पता चल जाएगा कि इस बैग में कितने एप्पल्स और कितने ऑरेंज है ना। तो पिछली बार मैंने आपको ग्राफिकली इसको सॉल्व करके बताया था, इस बार मैं आपको इसको अलजेब्रिकली सॉल्व करके बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको यहाँ पर पता चल जाए कि हम इसे किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x + y इक्वल टू 10 और सेकेंड इक्वेशन है x - y इक्वल टू 2, ठीक है। दोनों इक्वेशन को अगर हम प्लस करेंगे यहाँ पर तो आप देखेंगे y से y यहाँ पर कैंसिल हो गया है, x और x हो गया 2x और इक्वल में 10 और 2 कितना हो गया 12, ठीक है। तो हमें क्या मिला 2x इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू हो गया 12/2, 2 से 12 कैंसिल हो गया 6 टाइम। तो हमें x की वैल्यू क्या मिली 6 ना। x की वैल्यू मिल गई है। हम इक्वेशन 1 में x की वैल्यू को पुट कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 दोनों में हम इसको पुट कर सकते हैं। हम इक्वेशन 1 में इसमें पुट कर देते हैं, क्या इक्वेशन 1 x + y इक्वल टू 10 थी, यहाँ पर हमें x की वैल्यू पुट कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा 6 + y इक्वल टू 10, तो हो जाएगा y इक्वल टू 10, 6 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो y इक्वल टू हमें क्या मिला 4 ना। x और y की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल चुकी है। तो हमें यहाँ पर पता चल गया कि कितने ऑरेंज थे और कितने यहाँ पर एप्पल्स है। x की वैल्यू हमें क्या मिली 6 और y की वैल्यू मिले हमें 4। आप देखेंगे दोनों का प्लस कितना हो रहा है 10 हो रहा है। तो फर्स्ट कंडीशन तो यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई है कि दोनों का प्लस कितना था 10। और सेकंड कंडीशन क्या थी कि जो ऑरेंज था वो एप्पल से 2 ज़्यादा था। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑरेंज 6 है और एप्पल 4 है, ऑरेंज जो है वो एप्पल से 4 ज़्यादा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कितने आसानी से हमने इसमें भी इक्वेशन में कन्वर्ट करके इसे सॉल्व कर लिया। तो यही यूज़ होता है लीनियर इक्वेशन का रियल लाइफ में, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में हमें कोई भी प्रॉब्लम दी होगी तो सबसे पहले हम उसे मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, देन उसको सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में हमें क्या करना है ना। इसी इक्वेशन को मैं आपको एक बार ग्राफिकली भी सॉल्व करके बता देता हूँ कि
तब भी हमें यही आंसर मिलेगा। ठीक है, क्या इक्वेशन है यहाँ पर, x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इक्वल टू 2। नाउ फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 10। ठीक है, तो लिखते हैं हम यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 10, x प्लस वाई इक्वल टू 10। देन सेकेंड इक्वेशन क्या थी हमारी, x माइनस वाई इक्वल टू 2, x माइनस वाई इक्वल टू 2। ठीक है ना, तो दो इक्वेशन यहाँ पर हो गई है। अब देखेंगे यहाँ पर दो स्टेट हमें मिल रही है। ठीक है, ठीक है, ग्राफ में आपको दिख रहा है एक पॉइंट मिल रहा है हमें यहाँ पर जो 6 और 4 से होकर जा रहा है। तो जो पॉइंट है हमें यहाँ पर मिला है ये वाला। ठीक है ना, तो आप देखेंगे यहाँ पर 6 और 4 हमारा आंसर आ रहा है। और जब हमने इसे अलजेब्रिकली सॉल्व किया था तब भी हमें क्या मिला था, 6 और 4 ही मिल रहा था। और ग्राफिकली भी हमें यहीं पे यही आंसर मिल रहा है, 6 और 4। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि हम इसे किसी भी मेथड से सॉल्यूशन इसका फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, 6 और 4 ही हमें यहाँ पर मिलेगा। ठीक है ना, आई थिंक आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 से। नाउ क्या दिया क्वेश्चन में, अल्ताफ टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। नाउ अल्ताफ टेल्स हिज डॉटर मतलब अल्ताफ उसकी डॉटर से कहता है 7 years ago कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज का 7 टाइम्स था, मतलब 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज से 7 टाइम्स बड़ा था। देन आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, देन आगे बोल रहा है वो कि 3 साल बाद आई शैल बी 3 times as old as you will be। 3 साल बाद मैं तुम्हारी एज का 3 times रह जाऊंगा। देन isn't this interesting, क्या ये इंटरेस्टिंग है, मतलब क्या ये मनोरंजक है। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली, तो हमें यहाँ पर इस सिचुएशन को अलजेब्रिकली और ग्राफिकली शो कर रहे हैं। मतलब हमें यहाँ पर इसकी इक्वेशन बनाना है, उसे बोलेंगे हम अलजेब्रिक, उसे ग्राफ पर शो करना है, उसे बोलेंगे हम ग्राफिकली। ठीक है ना, सबसे पहले हम जो हमको दिया हुआ है इसे हम इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं ना। तो यहाँ पर दो केस दिए हुए हैं हमें कि अल्ताफ की जो एज है वो 7 years एगो उसकी डॉटर की एज की 7 times थी, और 3 साल बाद जो उसकी एज है उसकी डॉटर की 3 times रह जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमें प्रेजेंट एज नहीं दे रखी है, तो हम कंपेयर किससे करेंगे, तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि जो अल्ताफ है उसकी प्रेजेंट एज एक्स है। ठीक है, यहाँ पर हमें 2 वेरिएबल के साथ वर्क करना है, तो हमें अल्ताफ की एज और डॉटर की एज दोनों को 2 वेरिएबल में यहाँ पर लेना पड़ेगा, एक की एक्स और एक की वाई। ठीक है, हम किसी को भी एक्स और किसी को भी वाई यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं अल्ताफ की एज को यहाँ पर एक्स ले रहा हूँ और डॉटर की एज को वाई ले रहा हूँ। ठीक है ना, तो हम लिख लेते हैं लेट आफ्ताब है, सॉरी, ओके, लेट आफ्ताब प्रेजेंट एज बी एक्स। ठीक है, हमने लेट कर लिया कि आफ्ताब है उसकी प्रेजेंट एज एक्स है। देन उसकी डॉटर की एज हम ले लेते हैं एंड हिज डॉटर एज बी वाई। ठीक है, एक की हमने एक्स ले ली और एक की वाई ले ली। ठीक है, अब ये प्रेजेंट एज है इनकी। देन अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक 7 years एगो मतलब 7 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो हम 2 केस ले लेते हैं, एक केस 1। ठीक है, केस फर्स्ट, इसमें हम बात करेंगे 7 साल पहले की। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं 7 years एगो। ठीक है, 7 साल पहले। अब अल्ताफ के 7 साल पहले क्या हो जाएगी, आज उसकी एज x है, तो 7 साल पहले उसकी एज क्या हो जाएगी, x - 7। नाउ एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कि जैसे आज अल्ताफ की एज 12 साल की है, तो 7 साल पहले क्या हो जाएगा, इसमें 7 हम माइनस कर देंगे, मतलब 7 साल पहले वो 7 साल छोटा होगा 12 से, तो वो 5 साल का होगा 7 साल पहले। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 7 को माइनस किया। ऐसे हमें अभी आफ्ताब की प्रेजेंट एज पता हो कितनी, x है, तो इसमें से हम 7 साल पहले की निकालना होगा, तो 7 को क्या करेंगे, 7 यहाँ से माइनस कर देंगे ना, तो हम वही करेंगे यहाँ पर 7 को माइनस ना। तो 7 years एगो आफ्ताब एज क्या हो जाएगी, आफ्ताब एज हो जाएगी x - 7। ठीक है, 7 साल पहले उसकी एज, x में से 7 को माइनस कर देंगे क्योंकि प्रेजेंट एज अभी x है ना। उसकी डॉटर की एज भी क्या हो जाएगी, y - 7। ठीक है, एंड हिज डॉटर एज वो क्या हो जाएगी, y - 7। ठीक है, 7 साल पहले
आफ्ताब की एज x-7 हो गई और डॉटर की एज y-7 हो गई। ना इसमें कंडीशन हमें क्या दी है कि आफ्ताब कह रहा है कि 7 साल पहले उसकी एज जो थी उसकी डॉटर की एज से 7 टाइम थी। तो इसे हम लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आफ्ताब की एज है x-7 वो क्या थी 7 टाइम थी, किससे? उसकी डॉटर की एज से। ठीक है, तो हमने वही करा, ये आफ्ताब की एज हो गई और ये उसकी डॉटर की एज है, यहाँ पे 7 टाइम्स कर दिया। ठीक है, आफ्ताब की एज उसकी डॉटर की एज से 7 टाइम थी। ठीक है, ना इसको सॉल्व करते हैं हम, तो हो जाएगी x-7 इक्वल टू 7 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7y, देन 7 का 7 में मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया 49। ठीक है, ना इसको सबको हम लेफ्ट में ले जाते हैं तो हो जाएगा x, देन 7y को लेफ्ट में लाया तो माइनस का हो गया, यहाँ पे -7 था, 49 लेफ्ट में आया तो प्लस का हो गया, 49 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हो जाएगा x - 7y, देन ये माइनस का और ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर 49 में 7 माइनस किया तो हमें मिलेगा 42, वो भी प्लस का क्योंकि प्लस का नंबर यहाँ पर बड़ा है ना। तो हमें मिली इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ऐसे हमें एक कंडीशन और दे रखी है, अभी हमने बात की थी 7 साल पहले की, एक कंडीशन हमें और दी है 3 साल बाद। आफ्ताब बोल रहा है कि 3 साल बाद उसकी एज उसकी डॉटर की एज से 3 टाइम्स रह जाएगी। ठीक है ना, तो हम उसके सेकंड की बात कर लेते हैं। यहाँ पर केस सेकंड वो क्या हो जाएगा आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स। ठीक है ना, तो आफ्ताब की प्रेजेंट एज हमने लिए x, तो 3 साल बाद वो x + 3 हो जाएगी। आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी, आफ्ताब एज 3 साल बाद उसकी एज हो जाएगी x + 3 क्योंकि 3 साल उसमें जुड़ जाएंगे। ऐसे उसकी डॉटर की एज क्या हो जाएगी, डॉटर एज वो हो जाएगी y + 3। ठीक है ना, इसमें भी हमें एक कंडीशन दी है कि 3 साल बाद आफ्ताब की जो एज है उसकी डॉटर की एज की 3 टाइम्स रह जाएगी। तो वो लिख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्ताब की जो एज है वो अपने डॉटर की एज की 3 टाइम्स रह जाएगी। ठीक है ना, तो इसे भी हमने मैथमेटिकली लिख लिया है ना। सॉल्व करते हैं इसे तो हो जाएगा x + 3 इक्वल टू 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3y प्लस 3 का 3 में मल्टीप्लाई किया तो 9। ठीक है, सभी को लेफ्ट में ले जाते हैं तो x 3y लेफ्ट में गया तो माइनस का 3y, नहीं यहाँ प्लस का 3 था, 9 लेफ्ट में लेगा तो माइनस का हो गया इक्वल टू 0। तो मिलेगा हमें x - 3y, देन 3 में से 9 को माइनस किया तो माइनस का 6 इक्वल टू 0। ये हमें मिली इक्वेशन नंबर 2। नाउ तो हमें क्या बोला था क्वेश्चन में कि एक तो हमें अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है, तो ये जो हमने इक्वेशन बनी है इसी को हम बोलते हैं अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन में हम क्या लिखेंगे, दोनों इक्वेशन लिख लेंगे। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास x - 7y + 42। ठीक है, x - 7y + 42 इक्वल टू 0। ठीक है, यही थी इक्वेशन फर्स्ट, x - 7y + 42 इक्वल टू 0। देन एक इक्वेशन और हमें बनी थी वो थी x - 3y - 6 इक्वल टू 0। तो इसे हम लिख लेते हैं x - 3y - 6 इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन। अब हमें सेकंड बोला हुआ है क्वेश्चन में कि इसे हमें ग्राफ पर भी रिप्रेजेंट करना है ना। तो क्लास 9th में हमने सीखा था ग्राफ पे इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम x की कोई वैल्यू इसमें पुट करते हैं और y की वैल्यू को फाइंड करते हैं और यहाँ से 2 पॉइंट फाइंड करेंगे, देन ग्राफ पे इसे रिप्रेजेंट करेंगे लाइन बनाकर। ठीक है ना, तो हम एक एक करके यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं इसे ग्राफ पर। ठीक है ना, तो लिख लेते हैं नाउ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। ठीक है ना, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। ठीक है ना, तो हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, x तक की वैल्यू पुट करते जाएंगे और y की वैल्यू हम फाइंड करते जाएंगे। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर टेबल बनाएंगे x और y की। ठीक है, हम पूरा यहाँ पर सॉल्व करके नहीं बता रहे कि x की जगह हमने क्या पुट किया और y की जगह हमने क्या पुट किया, यहाँ पर कुछ पॉइंट हम फाइंड करेंगे, देन हम यहाँ पर उसके ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे ना। तो इक्वेशन 1 हम लिख लेते हैं यहाँ पर क्या है x - 7y इक्वल टू ये 42 इस साइड जाएगा तो माइनस का 42 हो जाएगा। ठीक है ना, हम यहाँ पर एक एक वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले हम पुट कर रहे हैं x इक्वल टू हमने 0 पुट किया। ठीक है, पुट x इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x तो 0 हो जाएगा तो बचेगा 7y इक्वल टू -42। देन
ये y इक्वल टू हो जाएगा -42, जीरो का कोई मतलब नहीं, -7 मल्टीप्लाई में तो ये अपॉन में चले जाएगा -7, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जीरो का कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है ना। -7 को हम राइट में लगा तो ये अपॉन में चला गया, देन माइनस से माइनस कैंसिल, 7 6 या 42। तो ये हमने x की जगह क्या पुट किया था 0, तो हमें y की जगह पे क्या मिला 6 ना। तो यहाँ पर हमें एक वैल्यू मिल चुकी है, ठीक है ना। और कुछ पुट करते हैं इसमें, एक दो पॉइंट हम और फाइंड करते हैं इस इक्वेशन में। एक बार हमने यहाँ पर 0 पुट कर दिया है x इक्वल टू, अब हम क्या पुट करेंगे इसमें, ऐसा नंबर पुट करते हैं कि हमें यहाँ पर छोटा नंबर ही मिले, ठीक है। एक बार हम यहाँ पर 7 पुट कर लेते हैं x इक्वल टू, ठीक है, देखते हैं क्या मिलता। तो हमने यहाँ पर पुट किया 7 -7y इक्वल टू -42, 7 उसट जाएगा, -7y इक्वल टू -42, देन माइनस का यहाँ पर 7, ठीक है। तो -7y इक्वल टू 42 और 7 कितना हो गया -49, देन y इक्वल टू हो गया -49 अपॉन में -7, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 7 जा 49, ठीक है ना। तो ये आपको पुट करना, कुछ भी पुट कर सकते हैं। x इक्वल टू हमने 7 पुट किया तो y इक्वल टू हमें 7 ही मिला, ठीक है। ऐसा नंबर पुट करना है कि हमें यहाँ पर अपॉन में आंसर नहीं मिले, ताकि हम ग्राफ आसानी से बना सके, ठीक है। तो मैंने 7 इसलिए पुट किया क्योंकि वो 7 की टेबल में आता है। और हम देखते हैं यहाँ पर क्या पुट कर सकते हैं। x इक्वल टू 0 पुट किया, अगर y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हम x इक्वल टू 42 मिलेगा, जो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी ना। और क्या पुट कर सकते हैं, एक बार 7 पुट करें, एक बार 14 भी पुट कर सकते हैं हम यहाँ पर चाहे तो, लेकिन 14 भी बड़ी वैल्यू हो जाएगी। देन यहाँ पर हम पुट करते हैं, अब एक बार हमने यहाँ पर प्लस का 7 पुट किया, एक बार माइनस का 7 पुट कर देते हैं, ठीक है। तो x इक्वल टू हम पुट करते हैं -7, तो हो जाएगा -7y इक्वल टू -42 ना, -7 उसट जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा -42 देन प्लस का 7, तो हमें मिलेगा -7y इक्वल टू 42 में से 7 माइनस किया तो माइनस का 35, देन y इक्वल टू हमें मिलेगा -35 अपॉन माइनस का 7, 7 से 35 कैंसिल हो जाएगा, 7 हो जाए 7, 7 5 या 35। तो हमने x इक्वल टू -7 पुट किया तो y इक्वल टू हमें मिला 5, वो भी प्लस का, ठीक है ना। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 से हमें जो मिलना था पॉइंट वो मिल चुके हैं। अब लिखते हैं हम इक्वेशन नंबर 2 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, x से -3y इक्वल टू 6 लिख सकते हैं हम इसको ना। तो इक्वेशन 1 का काम हो गया, यहाँ पर से हम हटा देते हैं x -3y, देन 6 से को राइट में ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा इक्वल टू 6, ठीक है ना। पुट करते हैं इसमें वैल्यू हम, तो x इक्वल टू अगर हम 0 पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 0, तो हमें y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, नया 0 पुट किया तो 3y इक्वल टू मिलेगा 6, देन y इक्वल टू हो जाएगा 6 अपॉन माइनस का 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो y इक्वल टू में मिलेगा -2 ना। x इक्वल टू 0 पुट किया हमने तो y इक्वल टू में मिला 2, ठीक है। x और y हो गया यहाँ पर, x इक्वल टू ने पुट किया 0 तो y इक्वल टू में मिला -2, ठीक है। 2 पॉइंट और यहाँ पर हम देख लेते हैं, ठीक है ना। अब हम क्या पुट करते हैं, ऐसे y इक्वल टू हम यहाँ पे अगर 1 पुट कर दें तो भी हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर x और y दोनों की वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि हम x में पुट करें, हम चाहे तो y में भी पुट करके x की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पुट करते हैं हम इस बार x इक्वल टू, अभी हमने पुट किया था 0, एक बार हम 3 पुट कर देते हैं, ठीक है। x इक्वल टू अगर हम 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 -3y इक्वल टू 6, 3 उसट जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 6 -3, हमें मिलेगा -3y इक्वल टू 6 में 3 माइनस किया तो 3, देन y इक्वल टू हो गया 3 अपॉन माइनस का 3, तो हमें मिला -1, ठीक है ना। तो x इक्वल टू हमने क्या पुट किया था यहाँ पर 3, तो y इक्वल टू हमें मिला -1, ठीक है ना। एक पॉइंट और इसमें हम पुट करते हैं ना, हमने x इक्वल टू एक बार 0 पुट किया था तो हमें क्या मिला था -2, एक बार हम y इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा y इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा x इक्वल टू 6, डायरेक्ट 6 से मिल जाएगा क्योंकि ये 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इस बार हमने y इक्वल टू 0 पुट किया है तो x इक्वल टू में मिला है 6, ठीक है ना। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। जो पॉइंट हमें मिले हैं उसे हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। सबसे पहले कौन कौन सा पॉइंट है, 0 6, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, तो हम पुट करते हैं इस ग्राफ में 0 6 और 7 7। पहले मैं ये पॉइंट बनाता हूँ, ठीक है। मैं 2 ही पॉइंट ले रहा हूँ यहाँ पर ग्राफ में, 3 पॉइंट पुट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो 0 6 और 7 7 पहले मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, 0 6 और 7 7 ना। तो ये ग्राफ आपको दिख रहा है यहाँ पे मैं पॉइंट ले रहा हूँ 0 6 और 7 7, ठीक है। पॉइंट लिया मैंने, 0 किसके लिए, x के लिए 0 और y के लिए 6, तो ये वाला पॉइंट रहेगा, ठीक है 0 6। और दूसरा पॉइंट क्या था हमारे पास,
वो था 7 7, एक्स के लिए भी 7 और वाई के लिए भी 7 ना। तो एक्स के लिए और वाई के लिए दोनों के लिए 7 कहाँ मिलेगा हमें, ये रहा एक्स का 7 और वाई का 7 तो ऊपर रहेगा। तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ, थोड़ा इसको थोड़ा ऊपर खींच लेते हैं हम, ठीक है। तो हो जाएगा एक्स इक्वल टू 7 और वाई इक्वल टू 7 चाहिए था हमें। दिख रहा है आपको पॉइंट, अब दिख रहा है हमें एक्स इक्वल टू 7 और वाई इक्वल टू 7, ठीक है। तो एक पॉइंट यहाँ पे आएगा एक्स इक्वल टू 7 और वाई इक्वल टू 7, ठीक है। ये दो पॉइंट हो गए ए और बी। अभी इन दोनों को हम ज्वाइन कर देते हैं एक लाइन के थ्रू, ठीक है ना। तो लाइन कहाँ है हमारे पास, ये रही, ठीक है। इसे हम ज्वाइन कर देते हैं ए वाला पॉइंट और बी वाला पॉइंट, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर लाइन मिल गई है एक, ठीक है। इक्वेशन 1 हमारा कंप्लीट हो गया, एक लाइन हमने यहाँ खींचती है। इक्वेशन सेकंड देखते हैं, वो क्या थी, उसके लिए पॉइंट थे 0 -2 और 3 -1, ठीक है। तो ये भी हम प्लॉट कर लेते हैं, 0 एक्स के लिए 0, वाई के लिए -2, ठीक है। 0 -2 ना, तो पॉइंट लेते हैं यहाँ पर हम, इसे हम छोटा कर देते हैं, ठीक है। 0 और -2, एक्स के लिए 0, वाई के लिए -2, ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है ना। तो पॉइंट लिया मैंने 0 एक्स के लिए, वाई के लिए -2, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। एक्स के लिए 0, वाई के लिए -2। और सेकंड क्या है, 3 और -1, एक्स के लिए 3, वाई के लिए -1, ठीक है। तो एक्स के लिए 3 अभी नहीं दिख रहा है आपको, इसे हम सही कर देते हैं। एक्स के लिए 3 और वाई के लिए -1, ठीक है। पहले मूव करना पड़ेगा हमें थोड़ा नीचे, ना। एक्स के लिए 3 और वाई के लिए -1, तो एक्स के लिए 3 ये रहा और वाई के लिए -1, ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है ना। इसको भी हम लाइन खींच के मिला देते हैं सी और डी को, ठीक है ना। तो इसे हम लाइन खींच के मिलाते हैं पॉइंट सी और पॉइंट डी ना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने ग्राफ को रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है ना। दिख रहा है आपको पूरा ग्राफ। अब आपकी कॉपी में पूरा ग्राफ इतना ही आ पाएगा, आप 12 या 15 तक बना सकेंगे, तो आपको इतना ही बना के आना है, ठीक है ना। तो इस टाइप से हमें यहाँ पे ग्राफ को शो करना है, ठीक है। इस ग्राफ से हमें क्या सीखने को मिल रहा है कि इसका जो सॉल्यूशन होगा, मतलब मैं आपको छोटा करके बताता हूँ कि कहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट कर रही है लाइंस ना। ये देखिए मैंने और छोटा किया, ठीक है। ये मैंने इसको बहुत छोटा कर दिया है, ठीक है ना। जैसे मैं मूव करके बताता हूँ आपको, ये पॉइंट जो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये हमें क्या बता रहा है ना। ये इंटरसेक्ट पॉइंट आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये पॉइंट क्या होगा मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब ई की वैल्यू हम देखते हैं कि क्या है ना। ई की वैल्यू आपको दिख रही है यहाँ पर 42 और 12, एक्स की वैल्यू 42 है और वाई के लिए ये 12 है, ठीक है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर लाइन पे तो नीचे आपको दिख रही है एक्स वाली लाइन पे 42 है और वाई के लिए आप देखेंगे तो ये 12 है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू हो गई 42 और वाई की वैल्यू हो गई 12 ना। तो अगर हम देखें एक्स की वैल्यू हमें क्या मिली 42 और वाई की वैल्यू हमें मिली 12, तो ये इन दोनों जो इक्वेशन हमने सॉल्व किए उनका सॉल्यूशन है ये, ठीक है। इसका मतलब जो एज हमने ली थी, एक्स से हमने क्या लिया था कि एक्स जो है वो आफ्ताब की एज है, ठीक है। आफ्ताब की एज है वो हमें मिली 42 और जो उसकी डॉटर है उसकी एज कितनी हो गई, वो 12 ईयर्स तक प्रेजेंट है, ठीक है ना। कंडीशन हमें क्या दी थी कि आफ्ताब ने बोला था कि 7 साल पहले उसकी एज उसकी डॉटर की एज से 7 टाइम्स थी, ठीक है। तो हम देखते हैं कि 7 साल पहले ना, तो आफ्ताब की अभी प्रेजेंट एज क्या मिली हमें 42, ठीक है। प्रेजेंट एज आफ्ताब की अभी क्या मिली 42, उसकी डॉटर की एज क्या मिली हमें 12, ठीक है। 7 साल पहले देखते हैं 7 ईयर्स एगो, ठीक है। आफ्ताब की 7 साल पहले कितनी हो जाएगी, 42 में 7 माइनस करेंगे तो 35, और उसकी डॉटर की एज कितनी हो जाएगी 7 साल पहले 5, ठीक है। तो आफ्ताब क्या बोल रहा था कि 7 साल पहले जो उसकी एज थी उसकी डॉटर की एज से 7 टाइम्स थी। तो दिख रहा है 5 में 7 का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 35 ही आएगा। तो ये कंडीशन मतलब करेक्ट है, हमारा आंसर करेक्ट है। और एक कंडीशन उन्होंने और बोली थी कि 3 साल बाद 3 ईयर्स आफ्टर 3 ईयर्स, ठीक है, उसकी आफ्ताब की जो एज थी वो उसकी डॉटर की एज की 3 टाइम्स रह जाएगी। तो 3 साल बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी 42 है तो 45 हो जाएगी। देन उसकी जो डॉटर है उसकी एज क्या हो जाएगी 15 3 साल बाद, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आफ्ताब की जो एज है उसकी डॉटर की एज से 3 टाइम्स है, ठीक है। अगर 50 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45 भी मिलेगा। तो इस ग्राफ से हमें ये सीखने को मिला कि इसका जो सॉल्यूशन है हम इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करता है, मतलब जहाँ पे ये दोनों इक्वेशन इंटरसेक्ट करेगी वही इसका सॉल्यूशन होगा।
तो ग्राफिकली सॉल्यूशन हम इसी टाइप से फाइंड करते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब बाकी के जो 2 क्वेश्चन है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।